पीएम मोदी ने हिमाचल के मंडी में वर्चुअल तरीके से युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर से लेकर कारगिल युद्ध तक हिमाचल के जाबाजों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती का सिर ऊंचा रखा है। हिमाचल के युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चे पर देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अन्य दलों में बुजुर्ग नेता ही डटे रहते हैं और युवाओं को मौका नहीं मिलता, जबकि भाजपा युवाओं को मौका देती है। उन्होंने कहा कि अब स्थिर सरकार बनने के बाद देश व दुनिया की जनता भारत पर भरोसा करने लगी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता है। इसके लिए वो सरकार की नीतियों को गलत तरीके से व्याख्या कर उन्हें प्रसारित कर रहा था। साथ ही कहा कि पीएफआई नेताओं के कार्यालय से जब्त किए गए दस्तावेजों में एक समुदाय विशेष के नेताओं को निशाना बनाने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई है। विदेश मंत्रालय ने नौकरी की तलाश कर रहे भारतीय युवाओं के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि थाईलैंड में आकर्षक नौकरी दिलाने के नाम पर कई लुभावने वादे किए जा रहे हैं, जिससे बचने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को किसी भी नौकरी को स्वीकार करने से पहले विदेश में संबंधित मिशनों के माध्यम से विदेशी नियोक्ताओं की साख को सत्यापित करने की सलाह दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीते दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के अल्पसंख्यक और कश्मीर के मुद्दे को उठाया, तो भारतीय राजनयिक मिजिटो विनीटो ने करारा जवाब दिया और कहा कि ये खेदजनक है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए इस सम्मानित सभा का मंच चुना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर दावा करने के बजाय पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दे पर जवाब देते हुए भारत ने कहा कि भारत पर सवाल उठाने से पहले पाकिस्तान को अपनी सरजमी पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोकना चाहिए। बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो की ऑनलाइन बिक्री और वितरण के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 20 राज्यों में 56 स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने बताया कि इंटरपोल से मिली जानकारी के बाद इस पूरे नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए 200 से अधिक सीबीआई अधिकारियों की विभिन्न टीमों का गठन किया गया। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी को पीएफआई के दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद, महासचिव मोहम्मद इलियास और कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीद को 7 दिनों की हिरासत की मंजूरी दे दी। परिवर्तन निर्देशालय के अनुसार परवेज अहमद जांच में सहयोग करने से बचना चाहते हैं और टाल मटोल वाले रवैये अपना रहे हैं। भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोड़ा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। श्रीलंकाई उच्चायुक्त ने कहा कि यह चर्चा भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों की स्थिति की व्यापक समीक्षा पर केंद्रित थी। बता दें कि भारत ने इस वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर की द्विपक्षीय सहायता प्रदान की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2012 से 19 के बीच उपभोक्ताओं से इकट्ठा किए गए 22 करोड़ रुपए की बिल राशि दिल्ली जल बोर्ड के खाते में नहीं पहुंची, जिसके बाद उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस में अब मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के परिजनों पर भी गाज गिरनी शुरू हो गई है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने उनके पिता विनोद आर्या और भाई अंकित आर्या को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने निष्कासन पत्र जारी करते हुए साफ कर दिया कि बीजेपी में अपराधियों या उनके संबंध रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध को 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित स्वतंत्र जांच आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट मानवाधिकार परिषद को सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने युद्ध अपराधों को अंजाम दिया है। बता दें कि अमेरिका और यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध अपराधी होने का आरोप लगाया था। इन दोनों ही देशों ने कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन पर युद्ध अपराधों के लिए केस चलाया जाना चाहिए। बिहार दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज में एसएसबी की 5 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने नेपाल व भूटान जैसी खुली सीमा से देश को खतरा भी गिनवाए। उन्होंने कहा कि इन देशों से दोस्ताना रिश्तों के बाद भी कुछ तत्व काली कमाई के लिए तस्करी को जरिया बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों से और सख्ती से निपटने के लिए यूपी लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 विधानमंडल में पारित हो गया। इस कानून में दंगे से किसी की मौत पर उसके आश्रितों को न्यूनतम 5 लाख रुपए मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। साथ ही दंगा करने वाले से भी 5 लाख की वसूली की जाएगी। राज्य जांच एजेंसी यानी SIA ने टेरर फंडिंग, नार्को आतंकी के मामले में मध्य तथा उत्तरी कश्मीर के कई स्थानों पर छापेमारी की। मामले में पुलिस ने बताया कि इन छापों के दौरान टीम को टेरर फंडिंग व नार्को आतंकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत भी मिले हैं।
जम्मू कश्मीर पुलिस अत्याधुनिक ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की सर्विलांस कर रही है। इसके जरिए देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त आतंकियों, ओवरग्राउंड वर्कर तथा अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने ड्रोन के सर्विलांस का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि केंद्र सरकार पाइपलाइन निर्माण की 81 योजनाओं पर काम कर रही है। 42,300 करोड़ की इन परियोजनाओं में सार्वजनिक और निजी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय भविष्य में बड़े पैमाने पर माल ढुलाई की मांग का प्रबंधन करने के लिए नए सड़क संरेखण, मौजूदा सड़क के उन्नयन और नई रेल परियोजनाओं की पहचान कर रही है। स्विट्जरलैंड की ग्लोबल फूड उत्पादन कंपनी नेस्ले भारतीय बाजार में निवेश की योजना बना रही है। 80 देशों में उत्पादन करने वाली कंपनी 2025 तक 5,000 करोड़ का निवेश करेगी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क श्नाइडर ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। नागपुर में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया T20 के दूसरे मैच में भारत ने 6 विकेट से मैच जीत लिया। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा की 46 रन की नाबाद पारी ने भारत के खाते में जीत लिख दी। खराब मौसम के चलते 8 ओवर के मैच में कंगारू शुरू में दबाव में थे। दिनेश कार्तिक ने अंतिम ओवर की 2 गेंदों पर छक्का चौका लगाकर मैच फिनिशर की भूमिका निभाई। 3 मैचों के सीरीज में दोनों देश एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की थी। 41 वर्षीय फेडरर ने शुक्रवार को देर रात अपना आखिरी मैच खेला। फेडरर ने यह मैच डबल्स में खेला, जिसमें उनके जोड़ीदार स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल रहे। लंदन में खेले गए इस मैच में रोजर फेडरर अपने कैरियर के आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज नहीं कर सके। उनका मुकाबला अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जैक साक के साथ हुआ। मैच के बाद फेडरर की भावनात्मक तरीके से विदाई हुई। बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन के बाद निर्माताओं ने कार्तिकेय 3 की तैयारी शुरू कर दी है। श्री कृष्ण से जुड़ी एक महागाथा को सुलझाने वाली तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 के मुख्य अभिनेता निखिल सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी। यह फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सभी दर्शकों से सुर्खियां बटोरने में सफल रही। फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 107 करोड़ का व्यापार किया है।